हेलो फ्रेंड्स, मैं मन्ना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे द महान मैन ईटर की कहानी का पहला भाग, जो जिम कॉर्बेट की बुक मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊँ से है। इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा, ये बहुत ही रोमांचक कहानी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हिमालय में जिम कॉर्बेट के ग्रीष्मकालीन घर से 18 मील की दूरी पर एक लंबी पहाड़ी थी, जो पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई थी और लगभग 9,000 फीट ऊंची थी। इस पहाड़ी के पूर्वी छोर के ऊपरी ढलानों पर घास घनी मात्रा में उगी हुई थी। इस घास के नीचे पहाड़ी तेजी से खड़ी चट्टानों की एक श्रृंखला के रूप में कोसी नदी की ओर गिरती थी। एक दिन उस पहाड़ी की उत्तरी ढलान पर स्थित गांव की कुछ महिलाएं और लड़कियां घास काट रही थीं। तभी अचानक उनके बीच एक बाघ प्रकट हो गया। के बाद मची भगदड़ में एक वृद्ध महिला का संतुलन बिगड़ गया और वह खड़ी ढलान से लुढ़कते हुए चट्टान से नीचे गिर गई। महिलाओं की चीख पुकार से घबराकर टाइगर ऐसे गायब हुआ जैसे वो सामने आया था। डर से उबरने और फिर से एकत्र होने के बाद महिलाओं ने ढलान से नीचे जाकर चट्टान के किनारे झांका तो देखा कि उनकी साथी थोड़ी दूर नीचे एक संकरी चट्टान पर पड़ी थी। उस महिला ने बताया कि वह बुरी तरह घायल हो गई थी। बाद में पता चला कि उसकी एक टांग टूट गई थी और कई पसलियों में फ्रैक्चर हो गया था, जिससे वह हिलडुल नहीं पा रही थी। उसकी मदद के तरीकों पर विचार विमर्श हुआ और अंततः उन्होंने यह तय किया कि यह काम पुरुषों का है, क्योंकि कोई भी उस स्थान पर रुकने के लिए तैयार नहीं था। महिलाओं ने घायल महिला को सूचित किया कि वे गांव से मदद लेने जा रही हैं, लेकिन उस महिला ने अकेले न छोड़ने की विनती की। उसकी मिन्नतों पर 16 साल की एक लड़की रुकने को तैयार हो गई थी। जब बाकी महिलाएं गांव की ओर चली गईं, तो वह लड़की चट्टान के एक दरार से होते हुए धीरे धीरे नीचे उतरी और उस संकरी चट्टान तक पहुंची जहां घायल महिला पड़ी थी। यह चट्टान का किनारा केवल आधे रास्ते तक फैला हुआ था और जहां महिला पड़ी थी वहां से कुछ गज की दूरी पर एक हल्के गड्ढे में समाप्त हो रहा था। डर था कि कहीं महिला किनारे से गिरकर सैकड़ों फीट नीचे चट्टानों पर गिरकर मर ना जाए। इस पर महिला ने लड़की से आग्रह किया कि वह उसे उस गड्ढे में ले जाए। ये मुश्किल और खतरनाक काम लड़की ने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। उस गड्ढे में केवल एक व्यक्ति के बैठने की जगह थी, इसलिए लड़की किनारे बैठकर महिला की ओर मुख किए रही। गांव 4 मील दूर था। बार बार उन दोनों ने अनुमान लगाया कि उनके साथियों को गांव पहुंचने में कितना समय लगेगा। गांव में इस समय कौन कौन से आदमी मिल सकते हैं, घटना समझाने में कितना समय लगेगा और बचाव दल को वहां आने में कितना समय लगेगा। वो धीरे धीरे फुसफुसाते हुए बातचीत कर रहे थे, इस डर से कि टाइगर कहीं पास ही में ना छुपा हो और उनकी आवाज सुनकर आ ना जाए। तभी अचानक महिला ने एक लंबी सांस ली और लड़की ने उसके चेहरे पर डर की झलक और उसकी नजर की दिशा देखी। जब लड़की ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि बाघ चट्टान की दरार से निकलकर धीरे धीरे किनारे पर आ रहा था। इसमें जिम कॉर्बेट सर कहते हैं कि हम में से सबसे कम लोग उस पूरे सपने से बच पाए होंगे जिसमें हम अपने अंगों और आवाज को
डर से जकड़ा हुआ पाते हैं और कोई भयानक जानवर हमारे पास आकर हमें मारने की कोशिश करता है। ये वो सपना होता है जिससे हम पसीने में भीगते हुए जागते हैं और भगवान का धन्यवाद करते हैं कि यह केवल एक सपना था। लेकिन उस अभागी लड़की के लिए ऐसा कोई सुखद जागरण नहीं था। यह सपना, इसकी कल्पना करना भी बहुत ही मुश्किल था कि दृश्य कैसा रहा होगा। एक चट्टान जिस पर एक पतला किनारा हो और एक छोटे से गड्ढे में खत्म हो रहा हो, जहाँ एक घायल महिला पड़ी है, एक युवा लड़की भय से जमी हुई है और एक बाघ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। हर दिशा में पीछे हटने का रास्ता बंद और कोई सहायता पास में नहीं। मोती सिंह, जो जिम कॉर्बेट के पुराने दोस्त थे, उस समय गांव में अपनी बीमार बेटी से मिलने आए हुए थे। जब महिलाओं ने गांव में पहुंचकर घटना बताई, तो उन्होंने बचाव दल का नेतृत्व किया। यह दल जब घास की ढलान से नीचे उतरा और चट्टान के किनारे झांका, तो उन्होंने महिला को बेहोश पड़े हुए देखा और पत्थर पर खून के धब्बे देखे। घायल महिला को गांव वापस ले जाया गया और जब उसे होश आया और उसने अपनी कहानी सुनाई, तो मोती सिंह जिम कॉर्बेट के पास जाने के लिए अपनी 18 मील की यात्रा पर निकल पड़े। वह 60 साल से अधिक उम्र के एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, लेकिन जब उनसे आराम करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने इस सुझाव को ठुकरा दिया। इसलिए जिम कॉर्बेट और मोती सिंह दोनों साथ में घटना की जांच करने निकल पड़े। लेकिन अब कॉर्बेट साहब के लिए कुछ भी करना संभव नहीं था, क्योंकि 24 घंटे बीत चुके थे। उस बहादुर लड़की जिसने अपनी घायल साथी के साथ रहने का साहस दिखाया था, उसके केवल कुछ हड्डियों के टुकड़े और उसके फटे और खून से सने कपड़े ही बचे थे। यह पहली मानव हत्या थी जिसे उस बाघ ने अंजाम दिया, जिसके बाद में सरकारी रिकॉर्ड में T40 मोहान आदमखोर के नाम से दर्ज किया गया। लड़की की हत्या करने के बाद बाघ कोसी घाटी में सर्दियों के लिए नीचे उतर गया और रास्ते में अन्य लोगों के साथ साथ 2 पुरुषों और वहां के एमएलए की बहू को मार डाला था। जब गर्मियों का मौसम करीब आया, तो वो अपने पहले शिकार की जगह पर वापस आ गया और इसके बाद कई सालों तक उसका आतंक कोसी घाटी में काकड़ी घाट से गरगिया तक लगभग 40 मील तक फैला रहा और लास्ट में उसने मोहान के ऊपरी की पहाड़ी पर एक गांव के पास अपना ठिकाना बना लिया। जिला सम्मेलन में जिसका उल्लेख पिछली कहानी में किया गया है, उस समय कुमाऊं क्षेत्र में सक्रिय 3 आदमखोर बाघों को उनकी गंभीरता के आधार पर इस तरह डाला गया। पहला, चौगढ़ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। दूसरा, मोहान अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट और तीसरा, कांडा गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। चौगढ़ के बाघ को मार गिराने के बाद अल्मोड़ा के डिप्टी कमिश्नर बेंस ने सर कॉर्बेट को याद दिलाया कि सम्मेलन में किए गए उनके वादे का केवल एक हिस्सा ही पूरा हुआ है और अब सूची में अगला बाघ मोहान का था। उन्होंने सर कॉर्बेट को बताया कि ये बाघ हर दिन और ज़्यादा एक्टिव और खतरनाक होता जा रहा है। पिछले हफ्ते की इसने गांव के 3 निवासियों को मार डाला था। बेंस ने सुझाव दिया कि अब सर कॉर्बेट को इस गांव जाना चाहिए। जब सर कॉर्बेट चौगढ़ के बाघ का पीछा कर रहे थे, उस दौरान बेंस ने कुछ शिकारी खिलाड़ियों को गांव भेजने के लिए मना लिया था, लेकिन वह मानव और जानवरों के शिकार के पास बैठकर भी आदमखोर से संपर्क नहीं कर पाए और अपने देश रानीखेत
वापस लौट गए। वेंस ने कॉर्बेट को बताया कि अब मैदान केवल उनके लिए खाली है। यह एक आवश्यक कदम था, क्योंकि आदमखोर बाघों का शिकार करते समय शरीर थक जाता है, और अगर एक ही जानवर का पीछा करते समय 2 या अधिक दल शामिल हो जाएं, तो दुर्घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे में एक शिकारी दूसरे शिकारी पर गलती से गोली चला सकता है, जो कि कई बार जंगलों में हो चुका है। मई का महीना आ चुका था और सर जिम कॉर्बेट, उनके 2 नौकर और नैनीताल से लाए गए 6 गढ़वाली साथी दोपहर 1 बजे की ट्रेन से रामगढ़ पहुंचे। वहां से सबने कतरकनौल तक 24 मील की पैदल यात्रा शुरू की। पहली मंजिल केवल 7 मील दूरी थी, लेकिन शाम होने से पहले ही कॉर्बेट सर अपने साथियों के साथ गरगिया पहुंच गए। बेंस का पत्र मिलने के बाद घर से जल्दी से निकल गए थे और गरगिया फॉरेस्ट बंगले में रुकने की अनुमति मांगने का समय नहीं मिल पाया, इसलिए उन्होंने खुले आसमान के नीचे रात बिताई। गरगिया में कोसी नदी के दूसरी ओर सैकड़ों फीट ऊंची एक चट्टान है। जब सर कॉर्बेट ने सोने की कोशिश की, तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे चट्टान से पत्थर गिरकर नीचे की चट्टानों पर टकरा रहे हैं। यह आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसे 2 पत्थरों को जोर से आपस में टकराने पर होती है। कुछ समय बाद इस आवाज ने कॉर्बेट को परेशान कर दिया, जैसा कि गर्म रातों में आवाजें कर सकती हैं। चांदनी रात थी और रोशनी इतनी अच्छी थी कि सांपों पर पैर रखने से बचा सके। इसलिए सर कॉर्बेट ने अपना कैंप बिस्तर छोड़ा और जांच करने निकल पड़े। उन्होंने पाया कि यह आवाज सड़क किनारे दलदल में रहने वाले मेंढकों की एक कॉलोनी से आ रही थी। सर कॉर्बेट दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में जमीन, पानी और पेड़ों पर रहने वाले मेंढकों को अजीब आवाजें निकालते हुए सुन चुके थे, लेकिन गर्गियों के मेंढकों की कई महीनों में निकलने वाली आवाज जितनी अजीब थी, वैसी उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। अगली सुबह बहुत जल्दी सबने यात्रा शुरू की और सूरज के गर्म होने से पहले 12 मील की दूरी तय कर मोहान पहुंच गए। सर कॉर्बेट के आदमी खाना बना रहे थे और नौकर नाश्ता तैयार कर रहे थे। इस बीच बंगले का चौकीदार, 2 फॉरेस्ट गार्ड और मोहान बाजार के कुछ लोग कॉर्बेट सर को आदमखोर बाघ की कहानियां सुनाने लगे। इनमें से सबसे हाल की घटना एक मछुआरे से संबंधित थी, जो कोसी नदी में मछली पकड़ने गया था। एक फॉरेस्ट गार्ड ने गर्व से खुद को इस घटना का नायक बताया। उसने बेहद रोमांचक ढंग से बताया कि कैसे वह एक दिन मछुआरे के साथ नदी के मोड़ पर पहुंचा, तो सामने आदमखोर बाघ आ गया। मछुआरे ने अपनी मछली पकड़ने की छड़ी फेंक दी और फॉरेस्ट गार्ड के कंधे से बंदूक छीन ली। फिर वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े और बाघ उनके पीछे था। सर कॉर्बेट ने पूछा, क्या तुमने पीछे मुड़कर देखा? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं साहब। जो आदमी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा हो, वह पीछे कैसे देख सकता है? उसने आगे बताया कि कैसे मछुआरा जो उसके आगे दौड़ रहा था, घनी घास के एक हिस्से में एक सोते हुए भालू से टकरा गया, जिसके बाद बड़ी अफरा तफरी मच गई। हर कोई बाघ, भालू और वह दोनों अलग अलग दिशाओं में भाग गए और मछुआरा खो गया।
काफी समय बाद मछुआरा किसी तरह बंगले तक वापस आया और फॉरेस्ट गार्ड को इस बात पर खूब सुनाया कि वह बंदूक लेकर भाग गया और उसे बिना हथियार के बाघ और गुस्साए भालू से निपटने के लिए छोड़ दिया। फॉरेस्ट गार्ड ने अपनी यह कहानी कहकर समाप्त की कि मछुआरा अगले दिन वुहान छोड़कर चला गया। उसने कहा कि भालू से टकराने पर उसकी टांग चोटिल हो गई थी और वैसे भी कोसी नदी में मछलियां नहीं थी। दोपहर तक सर कॉर्बेट अपनी यात्रा जारी रखने के लिए तैयार हो गए और विदा करने के लिए इकट्ठा हुई भीड़ ने उन्हें घने जंगल से गुजरते समय आदमखोर बाघ से सतर्क रहने की चेतावनियां दी। इसके बाद 4000 फुट की चढ़ाई के लिए कतरकनौला की ओर बढ़े। उनकी रफ्तार धीमी थी क्योंकि साथियों के पास भारी सामान था। रास्ता बेहद खड़ी चट्टान वाला था और गर्मी भी जबरदस्त थी। हाल ही में ऊपरी गांव में कुछ अशांति हुई थी जिसके कारण नैनीताल से एक छोटी पुलिस टुकड़ी भेजी गई थी। उन्हें सलाह दी गई थी कि सर कॉर्बेट अपनी और अपने आदमियों के लिए जरूरी हर चीज साथ ले जाएं, क्योंकि ऐसी स्थिति के चलते स्थानीय स्तर पर कुछ भी प्राप्त करना आसान नहीं होगा। यही कारण था कि उनके साथी भारी सामान ढो रहे थे। कई बार रुकने के बाद देर दोपहर में खेती योग्य जमीन के किनारे पहुंचे, तब उनके साथियों को आदमखोर बाघ से कोई खतरा नहीं था, इसलिए उन्हें वहीं छोड़ दिया और अकेले फॉरेस्ट हट की ओर निकल पड़े। यह हट मुहान से दिखाई देती थी और फॉरेस्ट गार्ड्स ने इसे कतकनौला में सर कॉर्बेट के ठहरने के लिए सबसे अच्छा स्थान बताया था। हट ऊंची पहाड़ी की रिज पर थी जो मुहान से दिखती थी। जब सर कॉर्बेट पहाड़ी के किनारे चलने वाले समतल रास्ते पर एक कोने पर मुड़े तो एक घाटी में जहां घने झाड़ थे वहां उन्होंने एक महिला को मिट्टी के घड़े में पानी भरते हुए देखा। वह एक लकड़ी की नाली से बहते पानी की पतली धार से घड़ा भर रही थी। उन्हें लगा कि रबर के जूते पहनकर उनका अचानक वहां आना उसे डरा सकता है, इसलिए उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए सर कॉर्बेट ने हंस दिया। उसने खांसी सुनकर चौंकते हुए उस महिला ने सिर उठाया और सर कॉर्बेट उससे कुछ ही कदम आगे जाकर रुक गए और सिगरेट जलाने लगे। 1-2 मिनट बाद बिना उसकी ओर मुड़े उन्होंने पूछा, क्या यहाँ इस सुनसान जगह पर रहना सुरक्षित है? थोड़ी झिझक के बाद महिला ने जवाब दिया, नहीं, यह सुरक्षित नहीं है, लेकिन पानी तो भरना ही पड़ता है। घर पर कोई और नहीं था, इसलिए मुझे अकेले आना पड़ा। घर में कोई पुरुष नहीं है, सब खेतों में काम कर रहे हैं और पानी भरना महिलाओं का काम है। सर कॉर्बेट ने पूछा, घड़ा भरने में कितना समय लगेगा? तब महिला ने जवाब दिया, बस थोड़ा और। महिला अब अपने डर और झिझक से उभर चुकी थी और उसने सर कॉर्बेट से कई सवाल पूछना शुरू कर दिए। महिला ने पूछा, क्या आप पुलिस वाले हैं? सर कॉर्बेट ने जवाब दिया, नहीं। तब महिला ने फिर पूछा, क्या आप फॉरेस्ट ऑफिसर हैं? सर कॉर्बेट ने जवाब दिया, नहीं। महिला ने फिर पूछा, तो आप कौन हैं? तब सर कॉर्बेट ने जवाब दिया, मैं सिर्फ एक इंसान हूं। महिला, आप यहाँ क्यों आए हैं? तब सर कॉर्बेट ने कहा, कतरकनौला के लोगों की मदद करने। महिला ने फिर पूछा, कैसे? तब सर कॉर्बेट ने जवाब दिया, आदमखोर बाघ को मारने। महिला लगातार सवाल पूछती रही कि आदमखोर के बारे में आपको कहाँ से पता चला? आप अकेले क्यों आए हैं?
आपके साथी कहाँ हैं? आपके साथ कितने लोग हैं? और आप यहाँ कितने दिन रहेंगे? और इसी तरह सवालों का सिलसिला चलता रहा। घड़ा तब तक भरा हुआ घोषित नहीं किया गया जब तक महिला ने अपनी जिज्ञासा शांत नहीं कर ली। जब वह सर कॉर्बेट के पीछे पीछे चल रही थी तो उसने पहाड़ी के दक्षिणी हिस्से पर नीचे की ओर जाती कई धारियों में से एक की ओर इशारा किया और एक बड़े पेड़ को दिखाते हुए कहा कि 3 दिन पहले आदमखोर ने उसके नीचे एक महिला को मार डाला था। इस पेड़ को सर कॉर्बेट ने बहुत ही दिलचस्पी के साथ नोट किया क्योंकि यह उनके फॉरेस्ट हट से केवल 200-300 गज की दूरी पर था। अब सर कॉर्बेट कच्चे रास्ते पर पहुंच गए थे जो पहाड़ी पर ऊपर की ओर जा रही थी। जब महिला ने उस पर कदम रखा तो उसने बताया कि वह गांव जहां से वह आई थी पहाड़ी के कोने पर ही है। उसने यह भी कहा कि अब वह पूरी तरह सुरक्षित है। जो लोग भारत की महिलाओं को जानते हैं वह समझेंगे कि जिम कॉर्बेट ने बहुत कुछ हासिल किया था, खासकर जब यह याद रखा जाए कि हाल ही में इस क्षेत्र में पुलिस के साथ कुछ झगड़े हुए थे। महिला को डराने और पूरे इलाके की दुश्मनी मोल लेने के बजाय सर कॉर्बेट ने बस उनके घड़े भरने तक वहीं खड़े रहकर और कुछ सवालों का जवाब देकर एक दोस्त बना लिया था। वह महिला सबसे कम समय में पूरे गांव को सर कॉर्बेट के आने की सूचना दे चुकी थी। यह कि सर कॉर्बेट किसी भी प्रकार के अधिकारी नहीं थे और जिम कॉर्बेट सर का आने का एकमात्र उद्देश्य उन्हें आदमखोर से मुक्ति दिलाने की कोशिश करना था। फॉरेस्ट हट एक छोटे से टीले पर स्थित था जो सड़क से लगभग 20 गज बाईं ओर थे और दरवाजा केवल एक चेन से बंद था। सर कॉर्बेट ने इसे खोला और अंदर चले गए। कमरा लगभग 10 फीट वर्गाकार था और काफी साफ सुथरा था, लेकिन इसमें फफूंदी लगी हुई थी। बंद जगह की गंध थी। इस इलाके में आदमखोर के आने के बाद सर कॉर्बेट ने पिछले 18 महीनों से इस झोपड़ी का उपयोग नहीं किया था। मुख्य कमरे के दोनों ओर 2 पतले पतले कमरे थे जिनमें से एक रसोई के रूप में और दूसरा ईंधन भंडारण के लिए इस्तेमाल होता था। यह झोपड़ी सर कॉर्बेट के आदमियों के लिए एक अच्छा और सुरक्षित आश्रय बन सकती थी। जिम कॉर्बेट ने पीछे का दरवाजा खोला ताकि कमरे में हवा का प्रवाह हो सके और फिर बाहर आकर सड़क और झोपड़ी के बीच एक जगह अपने 40 पाउंड वाले तंबू के लिए चुनी। झोपड़ी में किसी प्रकार का फर्नीचर नहीं था, इसलिए सर कॉर्बेट सड़क के पास एक चट्टान पर बैठ गए और अपने आदमियों के आने का इंतजार करने लगे। इस स्थान पर पहाड़ी की चौड़ाई लगभग 50 गज थी। ऐसे तो झोपड़ी पहाड़ी के दक्षिणी किनारे पर थी और गांव पहाड़ी के उत्तरी हिस्से में था, इसलिए झोपड़ी से गांव दिखाई नहीं देता था। सर कॉर्बेट चट्टान पर लगभग 10 मिनट तक बैठे रहे। तभी गांव की ओर से पहाड़ी की चोटी पर एक सिर दिखाई दिया, फिर दूसरा और तीसरा। जिम कॉर्बेट की दोस्त पानी लाने वाली महिला ने गांव जिम कॉर्बेट की आने की खबर देने में देरी नहीं की थी। भारत में जब अजनबी किसी विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए मिलते हैं तो यह प्रथा है कि उस पर विषय पर सीधे बात नहीं की जाती जिसने उन्हें एक साथ लाया है, चाहे वह इत्तेफाक से हुआ हो या किसी उद्देश्य से। इसके बजाय बातचीत शुरू होने से पहले दोनों एक दूसरे के घरेलू और निजी मामलों के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि शादीशुदा हैं या नहीं, अगर हाँ
तो बच्चे की संख्या, लिंग और उनकी उम्र, अगर शादीशुदा नहीं है तो क्यों नहीं, पेशा और वेतन इत्यादि। ऐसे सवाल जो दुनिया के किसी और हिस्से में पूछने पर नाराजगी का कारण बन सकते हैं, भारत में खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में इतनी सरलता से पूछे जाते हैं कि इन सवालों से कोई नाराज नहीं होता। महिला के साथ बातचीत करते समय सर कॉर्बेट कई ऐसे तयशुदा सवालों का जवाब दे चुके थे, और जिन सवालों को महिलाओं के लिए पुरुषों से पूछना उचित नहीं था, उनके आदमियों के पहुंचने तक गांव वालों ने उनसे बहुत सवाल पूछे। वह लोग छोटे से झरने से एक बर्तन भर लाए थे और अविश्वसनीय रूप से कम समय में सूखी लकड़ियां इकट्ठा की गईं। आग जलाई गई, बर्तन में पानी उबाला गया और चाय और बिस्कुट तैयार किए गए। जैसे ही उन्होंने डिब्बे का गाढ़ा मिल्क का एक डिब्बा खोला, जिम कॉर्बेट ने सुना कि उनके सेवक से गांव वाले लोग पूछ रहे थे कि ताज़े दूध की बजाय डिब्बे का गाढ़ा मिल्क क्यों इस्तेमाल किया गया है। और जब उत्तर मिला कि ताज़े दूध की कोई उपलब्धता नहीं है, और आगे यह बताया गया कि इस क्षेत्र में पहले कुछ समस्याएं होने के कारण ताज़े दूध की उम्मीद नहीं थी, इसलिए डिब्बे के मिल्क का एक बड़ा स्टॉक लाया गया था। यह सुनकर लोग बहुत परेशान दिखाई दिए, और एक फुसफुसाते हुए बातचीत के बाद उनमें से एक, जो बाद में सर कॉर्बेट को पता चला कि वह कतरकनौला का प्रधान था, उनके पास आया और कहा कि उनके लिए यह अपमानजनक है कि जब पूरे गांव के संसाधन सर कॉर्बेट के लिए उपलब्ध थे, तो वह डिब्बे का मिल्क ले आए। तब उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की, जो उनके स्थानीय क्षेत्र में अपरिचित होने के कारण हुई, और प्रधान से कहा कि अगर उनके पास दूध बचा हो तो सर कॉर्बेट अपने रोजाना के उपयोग के लिए थोड़ी मात्रा में खरीदने को तैयार हो गए थे। लेकिन दूध के अलावा उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था, और उनके सामान भी खोल दिए गए थे, और गांव से और लोग आ चुके थे। जब उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि उन्हें तंबू लगवाना है, तो वहां इकट्ठा हुए गांव के लोग भयंकर आश्चर्य हो गए कि क्या वो सच में एक तंबू में रहना चाहते हैं। उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि उस इलाके में एक आदमखोर बाघ था, और वह उस रास्ते पर हर रात नियमित रूप से आता था। अगर सर कॉर्बेट को उनकी बात पर यकीन नहीं था, तो उन्हें गांव के ऊपर वाले हिस्से में रास्ते के किनारों के घरों के दरवाजे पर बाघ के पंजों के निशान देखने के लिए आना चाहिए। और अगर बाघ उन्हें तंबू में न खा सका, तो वह निश्चित रूप से उनके आदमियों को झोपड़ी में खा जाएगा। यदि सर कॉर्बेट वहां नहीं थे, तो यह आखिरी बयान उनके आदमियों को चौकस कर गया, और उन्होंने भी गांव वालों की सलाह पर अपना अनुरोध जोड़ लिया। तो अंततः सर कॉर्बेट ने यह स्वीकार किया कि वह मुख्य कमरे में रहेंगे, जबकि उनके 2 सेवक रसोई में और 6 गढ़वाली ईंधन गोदाम में रहेंगे। आदमखोर बाघ का विषय अब सामने आने के बाद अब सर कॉर्बेट के लिए इसे बिना यह स्वीकार किए पीछा करना संभव था कि यह वही वस्तु थी जिसे वह पहली बार से ही पेश करना चाहते थे। जब पहले आदमी ने पहाड़ी की चोटी से अपना सिर निकाला था, रास्ता जो उस पेड़ तक जाता था जहां बाघ ने अपनी आखिरी शिकार को मारा था, और तब सर कॉर्बेट को दिखाया गया, और उस महिला की हत्या के समय और परिस्थितियां स्पष्ट हो गईं। सर कॉर्बेट को बताया गया कि वह रास्ता जिस पर बाघ हर रात आता था, पूर्व में बैताल घाट तक जाता था, और मोहान तक एक शाखा जाती थी, और पश्चिम में रामगंगा नदी पर चकनकल तक। पश्चिम की ओर जाने वाला रास्ता, जो गांव के ऊपर के हिस्से से
और कृषि भूमि से आधी मील तक होकर गुजरता था। फिर दक्षिण की ओर पहाड़ी के चेहरे पर मुड़ता था और झोपड़ी के ऊपर जिस पहाड़ी की कगार पर था, उसी कगार के साथ चलते हुए चकनकल तक पहुंचता था। यह मार्ग, जो कतकनौला और चकनकल के बीच लगभग 6 मील लंबा था, बहुत खतरनाक माना जाता था और आदमखोर बाघ के आने के बाद से इसका उपयोग नहीं किया गया था। बाद में सर कॉर्बेट को यह पता चला कि कृषि भूमि छोड़ने के बाद यह रास्ता घने पेड़ पौधों और झाड़ियों वाले जंगल से होकर गुजरता था, जो नदी तक फैला हुआ था। कतरकनौला गांव की मुख्य कृषि उत्तर की ओर पहाड़ी के चेहरे पर है और इस कृषि भूमि के परे कई छोटी पहाड़ियां हैं, जिनके बीच गहरी दरियाइयां हैं। इन पहाड़ियों में सबसे पास और झोपड़ी से लगभग 1000 गज दूर एक बड़ा चीड़ का पेड़ था। उस पेड़ के पास कुछ 10 दिन पहले बाघ ने एक महिला को मारा था। आंशिक रूप से खाया गया था और छोड़ दिया था, और वहां 4 मील दूर तक वन बंगलों में रह रहे 3 शिकारियों के लिए चीड़ के पेड़ पर चढ़ना संभव नहीं था। गांव वालों ने 3 अलग-अलग पेड़ों में 3 मचान लगा दिए थे, जो शिकार से 150 गज की दूरी पर थे, और मचान को शिकारियों और उनके सेवकों ने सूर्यास्त से कुछ पहले ऑक्यूपाई किया था। उस समय युवा चांद था और चांद के अस्त होने के बाद गांव वालों ने कई गोलियों की आवाजें सुनी, और जब अगले दिन उन्होंने सेवकों से पूछा तो सेवकों ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उन्होंने किसे निशाना बनाया था, क्योंकि वह खुद कुछ नहीं देख पा रहे थे। 2 दिन बाद एक गाय मारी गई थी, जिस पर शिकारियों ने रात बिताई थी, और फिर पिछली बार की तरह गोलियों की आवाजें चांद के अस्त होने के बाद सुनी गई थीं। यह असफल कोशिशें थीं, जो आदमखोर बाघ को इतना सतर्क बना देती हैं और जो उसे गोली से मारने में कठिन बना देती हैं। जितना अधिक समय वह जीवित रहता है, गांव वालों ने सर कॉर्बेट को बाघ के बारे में एक बहुत दिलचस्प जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वे हमेशा जानते थे कि जब बाघ गांव में आया होता था, तो वह एक धीमी सी कराह की आवाज करता था। जब उन्होंने उनसे विस्तार से पूछा, तो सर कॉर्बेट ने यह सीखा कि कभी-कभी यह आवाज लगातार होती थी जब बाघ घरों के बीच से गुजरता था, और कभी-कभी यह आवाज रुक जाती थी, कभी थोड़ी देर के लिए और कभी लंबी अवधि के लिए। इस जानकारी से उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि बाघ को एक घाव हुआ था, और दूसरा कि वह घाव ऐसा था कि बाघ को केवल तभी महसूस होता था जब वह चल रहा होता था, और इसलिए वह घाव उसके एक पैर में था। सर कॉर्बेट को आश्वासन दिया गया था कि बाघ को किसी स्थानीय शिकारी ने या रानीखेत के शिकारियों ने, जो उसके लिए रात बिताते थे, उन्होंने उसे नहीं मारा था। हालांकि यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि बाघ वर्षों से आदमखोर था, और जो घाव सर कॉर्बेट को लगते थे, वह शायद मूल कारण हो सकता था जिसके कारण वह आदमखोर बना था। यह एक बहुत दिलचस्प बिंदु था, और इसे केवल बाघ की मौत के बाद उनकी जांच करके ही साफ किया जा सकता था। सर कॉर्बेट के लोग यह जानने के लिए उत्सुक थे कि उन्हें बाघ द्वारा बनाई गई आवाज में इतना रुचि क्यों थी, और जब उन्होंने उन्हें बताया कि इसका मतलब था कि जानवर के एक पैर में घाव था, और वह घाव या तो एक गोली से हुआ था या फिर सूअर के कांटों से, तो उन्होंने सर कॉर्बेट के दिए हुए तर्क से असहमत होकर लोगों ने कहा कि जब उन्होंने बाघ को देखा था, तो वह अच्छे स्वास्थ्य में था, और इसके अलावा जिस आसानी से यह अपने शिकार को मारकर उठा ले जाता था,
वह इस बात का प्रमाण था कि वह किसी भी तरह से अपंग नहीं था। हालांकि जो उन्होंने उसे बताया था वह याद रखा गया और बाद में उन्हें दूसरी दृष्टि रखने वाला माना गया। रामनगर से गुजरते हुए सर कॉर्बेट ने तहसीलदार से कहा था कि वह उनके लिए 2 युवा नर भैंसें खरीद ले और उन्हें मोहान भेज दें, जहां उनके लोग उन्हें रख लेंगे। सर कॉर्बेट ने गांव वालों से कहा कि वो एक भैंस को उस पेड़ के पास बांधने का सोच रहे हैं, जहां 3 दिन पहले महिला मारी गई थी, और दूसरी को चकनकल जाने वाली सड़क पर बांधेंगे। और उन्होंने कहा कि वह कोई बेहतर स्थल नहीं सोच सकते, लेकिन वह इस बारे में आपस में चर्चा करेंगे और अगर उनके पास कोई और सुझाव हो तो वे सर कॉर्बेट को सुबह तक सूचित करेंगे। अब रात हो रही थी और जाते वक्त हैंडमैन ने वादा किया कि वह सुबह तक सभी आसपास के गांव वालों को संदेश भेजेंगे ताकि वे सर कॉर्बेट की आने की जानकारी दे सकें और उनके आने का कारण बताएं और उन्हें यह समझाएं कि यदि उनके इलाके में बाघ के हमले या शिकार की कोई सूचना हो तो सर कॉर्बेट को बिना देर किए बताएं। कक्ष में वह सड़ी गंध काफी कम हो गई थी, हालांकि यह अभी भी महसूस हो रही थी। फिर भी उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और नहाने और खाने के बाद दरवाजे को बंद करने के लिए 2 पत्थर रख दिए, क्योंकि कोई और तरीका नहीं था। और दिन भर की मेहनत के बाद थके हुए वो अपने बिस्तर पे आ गए और सो गए। वो आधी नींद में थे जब उन्होंने और 2-3 घंटे बाद एक जानवर को जंगल में इधर उधर चलते सुना। वह सीधे पीछे वाले दरवाजे तक आ गया था। सर कॉर्बेट ने एक राइफल और एक टॉर्च ली और अपने पैर से पत्थर को हटाया, और जैसे ही दरवाजा खोला उन्होंने सुना कि जानवर चलकर दूर चला गया था। और आवाज से उन्हें ऐसा लगा कि यह बाघ हो सकता है, लेकिन यह तेंदुआ या सूअर भी हो सकता था। हालांकि जंगल बहुत घना था और उन्हें यहाँ पहचानने का मौका नहीं मिला। वो अपने कमरे में वापस आ गए और कमरे में वापस आकर फिर से पत्थर को जगह पर रखकर उन्होंने महसूस किया कि उनका गला सूखने लगा था। उन्होंने सोचा कि शायद मुहान से चढ़ाई के बाद ठंडी हवा में बैठने के कारण उनका गला बैठ गया है। लेकिन जब उनके सेवक ने दरवाजा खोलकर सुबह की चाय लाई तो उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें लारंजाइटिस हो गया है, जो कि गले का इन्फेक्शन था, जो शायद इस कारण हुआ था कि वो एक लंबे समय से बंद पड़े झोपड़े में सोए थे, जिसका छत चमगादड़ों से भरा हुआ था। सर कॉर्बेट के सेवक ने उन्हें सूचित किया कि वह और उसके साथी संक्रमण से बच गए थे, लेकिन ईंधन के कमरे में रहने वाले 6 गढ़वाली वही समस्या भुगत रहे थे जो सर कॉर्बेट झेल रहे थे, और उनकी दवाइयों का स्टॉक 1-2 ओस की आयोडीन की बोतल और कुछ फिनाइल की गोलियों तक सीमित था। और अपने गन केस में खंगालने पर उन्हें एक छोटा सा पेपर पैकेट मिला जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट था, जिसे उनकी बहन ने उन्हें बहुत पहले दिया था। पैकेट गन तेल से पूरी तरह से भीग चुका था, लेकिन क्रिस्टल अभी भी घुलने योग्य थे, और सर कॉर्बेट ने गर्म पानी के एक टिन में इनमें से पर्याप्त मात्रा में क्रिस्टल डाले
और साथ ही आयोडीन भी मिलाया। इस मिश्रण से गार्गल बहुत प्रभावी हो गया और जबकि यह उनके दांतों को काला कर देता था। इसने उनके गले की जलन को काफी हद तक आराम दिया था और फिर सुबह जल्दी नाश्ता करने के बाद सर कॉर्बेट और उनके 4 आदमियों को मोहान ले गए 2 भैंसों को लाने के लिए चले गए और खुद वो उस जगह का जायजा लेने के लिए निकले जहां महिला मारी गई थी। रात भर मिली जानकारी से उन्हें उस स्थान को खोजने में कोई कठिनाई नहीं हुई जहां बाघ ने महिला को मारा था। जब वह घास बांधने का काम कर रही थी, घास और रस्सी जिसे वह बांधने के लिए इस्तेमाल कर रही थी, जैसे ही वह छोड़ गई थी वहीं पड़ी हुई थी और साथ ही उसके साथी द्वारा छोड़ी गई 2 घास की गांठें भी पड़ी थीं। जब वे डर के मारे गांव की तरफ भाग गए थे। इस कहानी का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। मैं आपको जल्द ही इस कहानी का दूसरा भाग सुनाऊंगी, जिसमें और भी ज्यादा रोमांच और दिलचस्प मोड़ होंगे। दूसरा भाग बहुत जल्द आने वाला है, तो इसे मिस ना करें। हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आपको यह सच्ची कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही और भी दिलचस्प और सच्ची कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई कहानियों और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहें। धन्यवाद।